इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय यूरोप की इंडस्ट्रीज में हैंड लेबर और स्टीम पावर दोनों का यूज होता था, लेकिन इन दोनों की ही अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस थी। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शुक्ला एंड वेलकम बैक टू फ्यूकी एजुकेशन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। अभी तक हम लोग ने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा था। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले हमने ये चीज समझी थी कि एक पीरियड है जहां पे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, दैट इज अ फेज जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन या फैक्ट्रीज ऑलरेडी सेटअप की गई हैं, लेकिन मशीन का यूज उस तरह से नहीं हो रहा, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद होने लगा। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक में समझेंगे कि क्या वो टेक्नोलॉजी थी और लेबर्स और मशीन्स दोनों का कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ कैसे, क्या स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे प्रोग्रेस मिली, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। सबसे पहले तो हैंड लेबर और स्टीम पावर चीजें समझो कि हैंड लेबर क्या है। जब भी कोई लेबर मैनुअली कोई काम कर रहा है, राइट, जब भी कोई लेबर अपने हाथों का यूज करके, अपने फिजिकल प्रेजेंस का यूज करके कोई चीज को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हैंड लेबर होगा। और स्टीम पावर क्या है? इट इज अ न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर वी यूज स्टीम टू प्रोड्यूस एनीथिंग, वेयर वी यूज टू स्टीम टू मेक मशीन वर्क, राइट। तो जो पावर सप्लाई दे रहे हैं हम मशीन को, वो स्टीम के थ्रू दे रहे हैं। जैसे कि रेलवे चलती थी स्टीम के थ्रू, वो छुक छुक करके आवाज आती थी, राइट। तो वो जो स्टीम के थ्रू रेलवे चलती थी उसको अपन क्या बोल रहे हैं? स्टीम पावर। गेटिंग इट? तो नाउ इससे पहले हमने समझा था कि पिछले सेगमेंट में कि वर्कर्स को क्या कर रहे हैं, विलेज कंट्री साइड में या लोकल ट्रेडर्स, लोकल वर्कर्स क्या कर रहे हैं? सामान दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं? उनको वर्क करवा रहे हैं, राइट। यही सब हमने देखा था। फिर वो जो चीजें प्रोड्यूस करते थे अलग अलग कंट्री साइड के अलग अलग कोने में, वहां से उसको प्रोक्योर किया जाता था और फिर उसको इंटरनेशनली ट्रेड किया जाता था और वहीं से प्रॉफिट कमाया जाता था। तो एक टाइप का फैक्ट्री वाला सेटअप हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले देखा था, ठीक है। लेकिन अब हम समझेंगे कि हाउ इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम पावर एंड ऑल्सो लेबर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच वर again traded to earn profit. Getting it? So पहला, introduction of machines required large capital investment, hence cheap labor was preferred over the use of machine. अब क्या हुआ कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी नई नई आती है ना, तो वो एट दैट पर्टिकुलर टाइम बहुत ही ज्यादा प्राइस्ड होती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है। गेटिंग इट? क्योंकि वो एक नई चीज है तो लोगों के अंदर एक क्रेज भी होता है, दूसरा उसका सप्लाई लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे कि स्मार्टफोन्स पहले आए थे तो स्टार्टिंग में स्मार्टफोन कितने महंगे हुआ करते थे, इतनी सी चीज कितनी महंगी आती थी, राइट। तो हम लोगों के लिए वो चीज बहुत ही ज्यादा प्राइसी हो जाती थी, राइट। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जब स्टार्टिंग में आती है, जब एक्सपेरिमेंटल पायलट बेसिस पे आती है, तो उस चीज की प्राइस बहुत ज्यादा होती है एंड एवरीवन इज नॉट विलिंग टू अफोर्ड दैट, राइट। तो क्या हुआ कि जब मशीन आई, इंट्रोडक्शन हुआ मशीन्स का, तो क्या हुआ कि उसके लिए लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने लगी, ठीक है। दैट मीन्स बहुत सारा पैसा चाहिए आपको उस चीज में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अगर कोई स्पिनिंग की मशीन लगानी है या कोई भी प्रिंटिंग की मशीन लगानी है, राइट, तो आपको एक मशीन से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। और एक मशीन से चलो काम चल भी जाए तो उसके पार्ट्स के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे, उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग रॉयल्स रॉयल्स ले लो, कोई भी बड़ी गाड़ी ले लो, तो सिर्फ गाड़ी खरीदना ही थोड़ी होता है, उसको मेंटेन करना होता है और उसके मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई होता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हुआ चीज कि मशीन को खरीदना was also not a big, it was a big deal, but उसको मेंटेन करना भी बिग डील था, and which is why it required a capital investment, a huge large amount of capital investment. Okay, now hence cheap labor was preferred over the use of machine, ठीक है। तो at the very starting of the we say industrialization, at the very starting जब machines introduce हो रही थी, तब चीप लेबर्स को प्रेफर किया जा रहा था मशीन्स के ओवर, ठीक है, क्योंकि मशीन्स अभी बताया महंगी थी, ठीक है। तो चीप लेबर्स का रोल थोड़ा सा ज्यादा चल रहा था अभी, ठीक ना। मैनुअल लेबर वर ऑल्सो प्रेफर्ड इन द इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विथ सीजन्स। अब क्या हो रहा है कि सीजनल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे रेनकोट्स है,
वो रेनी सीजन में ज्यादा बिकते हैं, जरूरत तभी ज्यादा होती है, बाकी के सीजन्स में नहीं बिकते हैं, राइट। तो जहां पे सीजनल प्रोडक्शन चाहिए कि हाँ अब सीजन आने वाला है, चलो प्रोडक्शन करते हैं, रेनकोट्स बनाते हैं और फिर उसको सेल करना रहेगा, ठीक है। तो जब सीजन होता है तब ये लोग मैनुअल लेबर्स को हायर करते हैं, ठीक है। उनको ऐसा था कि मशीन में इन्वेस्ट करने से अच्छा है हम लेबर ले लें, ठीक है, लेबर चीप, कम दाम में लेबर्स ले लें और उसी से प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो हैंड लेबर, ये जो हैंड लेबर है और स्टीम पावर है, हम इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं, एक रिलेशनशिप इस टॉपिक में देखेंगे कि हाउ मशीन प्लेड and affected the life of labor and how cheap labor affected the use of machinery, ठीक है। क्या क्या circumstances थे जहां पे मशीन का यूज एडवांटेजेस था, जहां पे लेबर्स का यूज एडवांटेजेस था, ठीक है। दोनों का देखेंगे कि दोनों की इंपॉर्टेंस अपने अपनी लेवल पे क्या है, ठीक है। एज स्टार्टिंग लाइन में ही हमने बोला, राइट। तो मैनुअल लेबर्स सीजनली प्रेफर किए जाते थे क्योंकि वो ज्यादा इजी पड़ता था। एक पूरा मशीन सेटअप कर दो सिर्फ 1-2 महीने के रेनकोट्स बनाने के लिए, इट इज नॉट दैट प्रॉफिटेबल, राइट। ठीक है, तो ये देखो, ये फोटो है, यहाँ पे ये मशीनरी है और मैनुअल लेबर भी काम कर रहे हैं। नाउ गुड्स विथ इंट्रिकेट डिजाइन्स एंड स्पेसिफाइड शेप्स वर ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट, ठीक है। अब देखो, आने वाले चैप्टर्स में हम समझेंगे कि मशीन गुड्स की वैल्यू क्या थी और हैंड क्राफ्टेड वैल्यूज की गुड्स की वैल्यू क्या थी, ठीक है। लेकिन मशीन गुड्स आने वाले समय में, मतलब ये जो टाइमलाइन पे हम चल रहे हैं, इसी टाइमलाइन पे आने वाले समय पे हम देखेंगे कि मशीन गुड्स चीप हो जाते हैं और बहुत बड़ा मार्केट को कवर कर लेते हैं। वहीं हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनाए हुए गुड थे, वो एक टाइप के लग्जरी हो जाते हैं या एक टाइप के रेयरिटी हो जाती है, बहुत कम हो जाते हैं वो, ठीक है। अब अभी आजकल के टाइम में अगर अपन देखें तो वी सी मशीन गुड्स एज चीप गुड्स, राइट, एंड द हैंडक्राफ्टेड मटेरियल, जो भी हाथ से कलाकारी की गई होती है, जो भी एम्ब्रॉयडर्ड चीजें होती है जो हाथ से करते हैं, इट कॉस्ट ह्यूज, राइट। उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी जो प्राइस होती है, वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, राइट। तो वो क्यों है? क्योंकि वो हैंडक्राफ्टेड है। चीप गुड्स क्यों है और हैंडक्राफ्टेड गुड्स इतने महंगे क्यों हैं? ये सब हम लोग इन्हीं सब चीजों से आइडिया लगाएंगे जो अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहली चीज, सबसे पहला कि इंट्रिकेट डिजाइन और स्पेसिफिक शेप्स वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। अब यूरोप में क्या होता है ना कि कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा अच्छे से बनाई गई हो, बहुत बारीक डिजाइन हो उसमें, ठीक है, बहुत बारीक कारीगरी की हो गई हो, राइट। तो वो सारी चीजें यूरोप में बहुत डिमांड की जाती थी, ठीक है। अब यूरोप ही तो था जो चीप लेबर चीप प्रोड्यूस कर रहा था, राइट। यही तो यूरोप है, वही यूरोप है ये आने वाले समय का यूरोप, राइट। लेकिन वहां पे इस चीज की डिमांड ज्यादा थी। दिस वॉज पॉसिबल ओनली विद द हैंड लेबर। ऑफ कोर्स, जब भी इंटीग्रेट डिजाइन और स्पेसिफिक शेप्स की बात करेंगे तो कौन ये चीज बना पाएगा? क्या मशीन इतने डेलिकेट डिजाइन आज के जमाने में तो बना सकती है, यस, बट फिर भी टू दैट एक्सटेंट नहीं बना सकती। जो काम हाथ से अपन कर सकते हैं, जो काम हाथ की कारीगरी से हो सकता है, वो डिजाइन्स, वो शेप शायद ही मशीन दे पाए, राइट। तो आज भी ऐसे ही है, मतलब आप अपन कहीं की बात करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की या बनारस की वो एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं अपन, बनारसी साड़ी उसकी, और बहुत सारी ऐसी अलग अलग हैंडक्राफ्टेड मटेरियल होते हैं जो भी आज भी उतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं हाथ से की गई हुई कारीगरी की, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी उस हाथ से की गई कारीगरी की बहुत इंपॉर्टेंस थी, बहुत ज्यादा वैल्यू थी, ठीक है। तो अब ये चीज पॉसिबल कैसे थी? जब हैंड लेबर यूज होगा और मशीन आउटपुट्स को नहीं ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। The aristocrats and the bourgeois in Victoria, Britain preferred refined and carefully handmade products. Machine-made goods were not of their machine goods were made for their colonies, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो यूरोपियन है, ये जो बोर्गीज हैं और ये जो एरिस्टोक्रेट्स है, बोर्गीज और एरिस्टोक्रेट्स कौन कौन थे? मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और बहुत ही एलीट क्लास, ठीक है। तो ये पूरे सेगमेंट ऑफ क्लास है, ये लोग क्या डिमांड करते थे? इंट्रिकेट डिजाइन्स एंड स्पेसिफिक शेप की डिजाइन्स को डिमांड करते थे। बाकी ये जो गुड्स बनता था, बाकी सारे इधर उधर के गुड्स जो मशीन से बना रहे हैं, जो मैनुअल लेबर बना रहे हैं, जो बहुत कॉमन है, वो चीज किसके लिए बनती थी? कॉलोनीज के लिए, ठीक है, जहां भी इन लोगों ने रूल किया होता था। लाइफ ऑफ वर्कर्स। अब हम ये देखेंगे
कि यही जो वर्कर जो हैंडमेड काम कर रहे हैं, यही जो वर्कर जो मशीन गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी थी। ठीक, लार्ज स्केल माइग्रेंट्स टू टाउन्स एंड सिटीज फ्रॉम कंट्री साइड इन सर्च ऑफ जॉब, ये यहाँ पे मूव आएगा, मूव टू, ठीक है। तो लार्ज स्केल माइग्रेंट्स मूव टू टाउन्स एंड सिटीज फ्रॉम कंट्री साइड इन सर्च ऑफ जॉब। अब क्या हो रहा है, टाउन्स और सिटीज, अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बात ये है कि हमने पिछले सेगमेंट में पढ़ा था कि जो लोकल ट्रेडर्स होते थे, दे हैव अ कंट्रोल्ड ओवर द ट्रेड, ठीक है, दे कंट्रोल देयर ट्रेड। वहां पे क्या हो रहा है कि जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी डिजाइन हो रही है, जो भी आइडियाज है, वो लोग ने कंट्रोल करके रखा था कि भाई ये हम लोग हैं और ये हमारे बंदे हैं, यही लोग काम करेंगे, और कोई हमारे मैन और कोई दूसरा जो न्यू एंटर करना चाह रहा है मार्केट में वो काम नहीं करेगा, उसको कहीं और जाना पड़ेगा, राइट। तो वैसे ही जब टाउन्स और सिटीज में बहुत ज्यादा इंट्रिकेटली डिजाइन होने लगी सब चीजें, लोकल ट्रेडर्स ने अपने आप को बहुत ज्यादा गुंडा बना लिया उस एरिया का, तो लोगों को क्या करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा। Many job seekers had to wait weeks spending nights under bridges and night shelter। अब क्या हो रहा है कि देखो, समझते चलो इस चीजों को, कि पहले क्या हो रहा था कि हम जॉब के सर्च में, पहले जॉब के सर्च में नहीं, पहले हम अपॉर्चुनिटीज के सर्च में बाहर जा रहे थे, कंट्री साइड में जा रहे थे, सामान दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, गुड्स ले रहे थे और उसको फिर ट्रेड कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मशीन्स के आने की वजह से लेबर्स तो ठीक है, इंट्रिकेट डिजाइन्स के लिए लेबर की डिमांड तो बनी हुई है, लेकिन मशीन के आने से कहीं ना कहीं लेबर में कुछ कट तो होगा ही, होगा कि नहीं, बिल्कुल, मतलब ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है। जैसे आज अपन बोलते हैं कि एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो लोगों की जॉब खा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो लोग इतने देर में कर सकते हैं, वो मिनटों में, सेकंड्स में कर सकता है वो काम, राइट। तो हम लोग आजकल ये बातें करते हैं, ये डिबेट में रहते हैं कि एआई शैल ईट द जॉब्स ऑफ या टेक द जॉब्स ऑफ द पीपल, राइट। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज लेने की बात हो रही है, ऐसे ही हलचल मची थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, जब मशीन्स आई, जब यहाँ पे मशीन्स आ रही हैं, देखो मशीन्स आई तो वो हैंड लेबर को रिप्लेस तो नहीं कर सकती हैं, ठीक है, कैन नॉट रिप्लेस, ठीक है, बट दे कैन टू सम एक्सटेंट उसको डिक्रीज कर सकती है, ठीक है, पूरा कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं डिक्रीज कर देगी। दैट मीन्स इंटीग्रेट डिजाइन्स और शेप के लिए, इंटीग्रेट डिजाइन्स के लिए तो हैंड लेबर चाहिए ही, ठीक है, इंटीग्रेट डिजाइन्स के लिए लेबर चाहिए रहेंगे, लेकिन लार्ज प्रोडक्शंस के लिए मशीन्स चाहिए, ठीक है। और लार्ज प्रोडक्शन मतलब क्या सारे प्रोडक्शन हैंडमेड होंगे? नो, सारी चीजें हैंडमेड नहीं हो सकती, वो सिर्फ यूरोप के डिमांड के लिए हैंडमेड हो सकती हैं, मतलब यूरोप के लग्जरी के लिए हैंडमेड हो सकती है, लेकिन कंप्लीट डिमांड के लिए हैंडमेड नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए अगर अपन देख सकते तो इसको 60-40 या 70-30 कर सकते हैं, ठीक है, कि इतने लेबर हैंडमेड में है लेकिन बाकी सारी चीजें मशीन प्रोड्यूस कर रही है। अब ऐसा था ना कि कंप्लीटली मशीन में नहीं थी, मशीन को भी अभी आज जैसे एक बटन दबा दो और मशीन ने प्रिंट करना शुरू कर दिया या मशीन ने स्टार्ट करना काम करना शुरू कर दिया, इट वाज नॉट सेम एज दैट इन दैट टाइम, राइट। कैसे? क्यों? क्योंकि देयर वर पीपल एंड दिस मशीन्स वर यूज्ड टू गेट असेंबल्ड बाय दिस लेबर्स, ठीक है। यहाँ पे लेबर्स को मशीन को असेंबल करना पड़ता था, उसको गाइड करना पड़ता था, तब जाके वो मशीन प्रोड्यूस करती थी, गेटिंग इट। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब लार्ज प्रोडक्शन मशीन कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स मैं समझाना जो चाह रही हूँ कि लेबर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो लेबर पे अफेक्ट करेगा, चीप लेबर्स हो जाएंगे। अब चीप लेबर्स हो जाएंगे तो उससे क्या मतलब होगा, अगर लेबर चीप हो रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा ये भी समझते हैं। चीप हो गए, लेबर्स चीप हो गए
तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा है, मतलब लोगों को जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। जॉब क्यों नहीं मिल रही है? नो जॉब्स, नो जॉब्स, ठीक है, नो जॉब्स। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर ये इंसान है, इसने बोला मैं 300 रुपए में काम नहीं करूंगा, मुझे 600 रुपए दो, ठीक है। तो चीप लेबर क्या है कि बहुत सारे लेबर अवेलेबल हैं, ये है मालिक, ठीक है, ही इज द ओनर, ठीक है। वो इसको अपॉइंट करेगा। तो ये बोल रहा है कि भैया मैं 300 रुपए में काम नहीं करूंगा, मुझे 600 रुपए में काम करना है, मुझे 600 रुपए दो तभी मैं काम करूंगा। पर ही विल से यू आर नॉट एज स्मार्ट एज यू लुक, ठीक है। वो क्या बोलेगा कि आई हैव मोर पीपल हु आई कैन रिक्रूट, ठीक है, एंड दे आर विलिंग टू वर्क फॉर मी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अबंडेंस ऑफ लेबर बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि जॉब कम है, लोगों को खाना पीना खाना है, और वो खाना पीना खाने के लिए क्या करेंगे, कोई भी रेट पे जॉब करने के लिए रेडी हो जाएंगे, इसीलिए चीप लेबर्स, ठीक है। क्योंकि मशीन के आने की वजह से लोग जॉब से निकलते गए, तो जितने लोगों की जरूरत पड़ेगी ओनर को, वो क्या करेगा, हायर करेगा। और वो हायर करेगा तो बोलेगा कि भाई मैं तेरे को 200 रुपए में हायर कर रहा हूँ, तो बोलेगा ठीक है मालिक आप कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो खाने की जरूरत है, कम से कम 200 रुपए मिलेंगे तो कुछ तो खाऊंगा, कुछ तो खरीदूंगा, राइट। तो उसका ऐसा कहना था। तो चीप लेबर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है। और यहीं पे अपन आते हैं कि माइग्रेशन होने लगा। क्यों? क्योंकि लेबर का अबंडेंस सिटीज टाउन में ज्यादा हो गया और अपॉइंटमेंट बहुत कम था, जिसकी वजह से लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। अब जैसे ही लोग जॉब सीकर्स हैड टू वेट, मतलब निकल रहे हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन हो रहा है। देखो बहुत सारे लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, कार्ट पे जा रहे हैं और अलग अलग जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही माइग्रेशन बढ़ेगा, एक साथ लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो आनी ऑब्वियस है, ठीक है। कि शेल्टर में बहुत सारे लोग रुक रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, खाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, पैसों के लिए लाइन लगा रहे हैं। दीज आर द ऑब्वियस सर्कमस्टांसेस, ठीक है। Now, worker became jobless after busy seasons of work got over. अब क्या हो रहा है ना कि एक सीजन वर्क भी चल रहा है, ठीक है। अब सीजन हमेशा ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार ये दीपावली वाला सीजन है, ये बहुत बिजी जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें सेल्स बढ़ानी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, राइट। फिर बोलते हैं मार्च का एंडिंग वाला टाइम चल रहा है, जहाँ पे हमको स्टेटमेंट क्लोज करना रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सीजन है, ठीक है। हमें ये वाला काम करना है, सेल्स बढ़ा के हमें अपने अकाउंट्स में शो करना है, राइट। तो ये बहुत सारे चीजें चलती हैं सीजन वाइज। वैसे ही जैसे ही एक बिजी सीजन खत्म होता था, लोग वापस से जॉबलेस हो जाया करते थे, ठीक है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये लोगों के पास जॉब है, ये लोग जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो भी बहुत कम पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। और फिर एक सर्टेन फेज के बाद अपने आप फिर से वापस वो लोग क्या हो जा रहे हैं, अगेन दे आर बिकमिंग जॉबलेस, ओके। नाउ ये हो गया अपना, समझ लिया अपन ने। नाउ यहाँ तक मुझे आई होप क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं। Some returned to the countryside when the demand of labor in the rural areas opened up, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं रूरल, अभी तो अर्बन एरिया में देखा था, अब रूरल एरियाज में भी डिमांड लेबर्स की थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो इसीलिए वो लोग अपने होम टाउन पे रिटर्न हो गए। मोस्ट पीपल लुक्ड फॉर ऑड जॉब्स which till the mid 19th century was difficult to find। ऑड जॉब क्या होता है? कोई भी ऐसे जॉब जो आपके स्किल के तो थोड़ा सा दूर है, आपको मजबूरी में करना पड़े, या जो अपन ऐसे टाइम पे कर सके, जो पार्ट टाइम टाइप्स हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ और जॉब जो बहुत ही मुश्किल थे उस वक्त, ऑफ कोर्स उस वक्त मुश्किल थे। वी सी स्टूडेंट्स वर्किंग, students are going to college, but after the college time they are working as a part time in some pharmacy stores, in some departmental stores, right? So we see these kind of activities now because there are opportunities, ठीक है। आज हम देखते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स बहुत बड़े लेवल पे हर जगह मिलते हैं आपको, ठीक है। डीमार्ट हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए बच्चे काम कर पा रहे हैं ना। पर उस वक्त ये बहुत ही मुश्किल होता था मिलना, क्योंकि कोई जॉब पे रखना चाहते नहीं, तो सब अपने काम कर रहे, खुद के लिए जी रहे, राइट। और इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इतना बिजनेस एक्सपेंशन नहीं था, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बस स्टार्ट ही हो रहा था। समझ में आ रहा है? चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो? नाउ द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो, कहीं पे भी कोई नई चीज आती है तो एडवांटेज तो देखे ही जाते हैं,
लेकिन उसका इम्पैक्ट भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि एयर कंडीशनर्स बहुत अच्छे होते हैं, राइट, लेकिन वो अल्टीमेटली एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, राइट, इम्पैक्ट हार्म कर रहे हैं, मतलब दे रहा है कुछ अलग, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, राइट। मोबाइल फोन का देखते हो आप, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हम नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखते हैं, हेल्थ पे भी देखते हैं, मेंटल हेल्थ पे भी देखते हैं, और बहुत सारी चीजों में, हैबिट्स में भी देखते हैं, राइट। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसका पॉजिटिव साइड, प्लस साइड रहता है, और एक साइड रहता है नेगेटिव साइड्स, ठीक है। और नेगेटिव साइड्स में हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, है ना। चीप लेबर्स, मैनुअल लेबर्स को अपन क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं मशीन से, और क्योंकि मशीन से रिप्लेस कर रहे हैं, जॉब मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एंड विच इज वाई लोग हॉस्टाइल हो गए। हॉस्टाइल होना मतलब प्रोटेस्ट करना, गुस्से में आ जाना, रेस में आ जाना कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम ही क्यों फंस रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये एक फोटो भी दिखाई गई है यहाँ पे कि लोग लाइन में खड़े हुए हैं, बिल्कुल खाना नहीं है, नो फूड, ठीक है, बिल्कुल लाइन में खड़े हुए हैं कि हाँ खाना मिल जाए, और लोग, बच्चे देखो, बच्चे भी सफर कर रहे हैं माइग्रेशन की वजह से, ठीक है। सो वी सी दीज काइंड ऑफ सिनारियोज व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी एंटर्स, ठीक है। अब न्यू टेक्नोलॉजी से अभी का ही एक एग्जांपल ले लो तुम लोग, जैसे कि डिजिटल, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, राइट। तो उन लोगों का क्या जो गांव में रहते हैं, जिन लोगों को लिटरेसी नहीं है, लिटरेसी ही नहीं है तो डिजिटल लिटरेसी कहाँ से होगी, राइट। तो ये सारी चीजें न्यू टेक्नोलॉजी के आने की वजह से हमें देखने मिलती है। हर चीज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और उससे हॉस्टिलिटी भी बढ़ रही है नई टेक्नोलॉजी को लेके। मतलब भाई आप ये टेक्नोलॉजी मत लाओ, स्टीम पावर मत लाओ, मशीन्स मत लाओ, क्योंकि हमको ये भुगतना पड़ रहा है, गेटिंग इट। सो ये चीज हुई। Women who survived on hand spinning began protesting when the spinning jenny was introduced। अच्छा, स्पिनिंग जेनी ना एक नई टेक्नोलॉजी है, आगे नेक्स्ट वाले सेगमेंट में पढ़ेंगे अपन। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे हैंड वीविंग, जो हाथ से अपन क्या करते हैं, एक कॉटन वाला, जो मतलब कॉटन रुई लेते हैं, फिर उसको वो क्या कहते हैं, धुनाई करते हैं, राइट। तो ये सारी जो भी चीजें होती हैं, जो प्रोसेस होता है, उससे रुई से लेके धागा बनाना, थ्रेड बनाना, थ्रेड से कपड़ा बनाना, ये सारे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, वो मतलब वो उस प्रोसेस को फटाफट कर देती थी ये मशीन, ठीक है। तो जो हैंड स्पिनिंग करती थी लड़कियां, औरतें, ठीक है, वो चरखा, गांधी जी का चरखा याद होगा, राइट। तो वो जो हाथ से किया जाता था वो काम अब स्पिनिंग जेनी करेगी, और इसके लिए वुमेन्स ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ठीक है। मेन एंड अदर पीपल वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ व्हाट, कॉन्सिक्वेंस क्या था इसका, नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, राइट। और यहाँ पे वुमेन ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू किया, बिकॉज दे वर सोली डिपेंडेंट ऑन हैंड स्पिनिंग ऑफ कॉटन, बट इट वॉज prohibited, but it was restricted, or but it was affected by the introduction of spinning jenny, ठीक है। नाउ अब स्पिनिंग जेनी के बारे में समझते हैं। ये है वो मशीन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, चरखे जैसी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जल्दी वर्क करती है, ठीक है। नोटिस द नंबर ऑफ स्पिंडल्स दैट कुड बी ऑपरेटेड विथ वन व्हील, ठीक है। अभी अपन ने देखा था एक चरखा होता है, फिर ऐसे करके लाइन जाती है, एक डंडी होती है यहाँ पे स्पिनिंग, तो ये घूमती है, और इस पे ऐसे यहाँ से थ्रेड आता जाता है और ऐसे घूमता जाता है, ठीक है। तो ये एक चरखा एक टाइम पे एक ही स्पिन को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो इतनी सारी स्पिंडल्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके बहुत सारे, नीचे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब ये एक बार आप व्हील घुमाओगे ना, एक बार पूरा टास्क कंप्लीट करोगे, तो इतनी सारी स्पिन्स, इतने सारे स्पिंडल्स कॉटन के थ्रेड से या स्पिनिंग से भर जाएंगे, ठीक है। तो वो वही काम को, एक ही एफर्ट को इसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब वुमेन स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग फॉर दिस ओनली, कि भाई ये आ गया है, ये तो एक ही इंसान, अब 4-5 इंसान लग के काम कर रहे हैं, अब वो एक इंसान क्या 4-5 इंसान का काम तो ये अकेले कर दे रहा है, 4-5 नहीं, मुझे लगता है 10-15 लोगों का काम एक साथ कर रहा है ये, ठीक। तो वो वुमेन्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक हो गया, ठीक है। नाउ स्पिनिंग जेनी डिवाइज्ड बाय जेम्स हैग्रीवियस इन 1764, ठीक है। अब ये मतलब इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये किसने बनाया है, डिवाइस बाय जेम्स, ठीक है। दिस मशीन स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस। अभी मैंने बताया कि ये मशीन ने क्या किया कि स्पिन कर दिया, मतलब स्पीड अप कर दिया किस चीज को, प्रोसेस को। कौन से प्रोसेस को,
कॉटन के स्पिंडल्स बनाने के स्पिनिंग के प्रोसेस को। रिड्यूस लेबर डिमांड, वही बताया अभी मैंने कि एक इंसान 15-20 इंसान का काम ये अकेले ही कर ले रहा है, तो हैंड लेबर की डिमांड तो कम हो जाएगी। बाय टर्निंग वन सिंगल व्हील अ वर्कर कुड सेट मोशन अ नंबर ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिन सेवरल थ्रेड्स एट द सेम टाइम, है ना। मतलब ये जो चरखा है वो एक बार रोटेट कर रहे हो आप, और एक स्पिनिंग जो स्पिंडल है वो फिल हो रहा है, लेकिन इसी को बहुत सारे लोग मिलके, मतलब एक मशीन पे एक औरत बैठी है अगर, और उसने एक बार किया तो बहुत सारी स्पिंडल्स एक बार में ही बन जा रही है, तो वो एफिशिएंट बन गया, इफेक्टिव बन गया, कॉस्ट इफेक्टिव बन गया, जिसकी वजह से वुमेन्स और सब लोगों के लिए प्रोटेस्ट होने लगा, ठीक है। लेकिन ये अच्छी टेक्नोलॉजी, अपन इसको नेगेटिव कॉनोटेशंस के साथ नहीं देखेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोग्रेस होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इज मेकिंग दैट पर्टिकुलर टास्क मोर एफिशिएंट, मोर कॉस्ट इफेक्टिव, गेटिंग इट। तो ये बहुत अच्छा इन्वेंशन था, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इन्वेंशन है ये। आफ्टर 1840s building activities intensified in the cities, opening up of great opportunities of employment। अब क्या हुआ, अभी तक सब रो रहे थे कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, ठीक है, तो बिल्डिंग्स बनने लगी, ठीक। अब भाई प्रोडक्शन करना है, अगर मशीन्स को इंस्टॉल करना है तो आपको कुछ ऐसे लैंड को क्लियर करना पड़ेगा, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे वो मशीन एंड्योर कर पाए, मतलब रह पाए, उसका मशीन का वो खराब ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाए, राइट। तो इस तरह से चीजें जब बनाने लगेंगे तो क्या करेंगे, बिल्डिंग एक्टिविटी स्टार्ट होने लगेगी। अब बिल्डिंग एक्टिविटी फॉर हाउसिंग भी हो सकती है, बिल्डिंग एक्टिविटी बिजनेस पर्पस के लिए हो भी सकती है, गोडाउन्स के लिए हो सकती है कि भाई आप लाओगे तो स्टोर काम करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें, इन चीजों के लिए सिटीज और ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, इस सिटीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी और ग्रेट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ने लगी। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब अपॉर्चुनिटीज होगी तभी आप और जॉब्स कर पाओगे, यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी गई, ठीक है। रोड्स वर वाइडेंड, न्यू रेलवे स्टेशंस केम अप, रेलवे लाइन्स वर एक्सटेंडेड, टनल्स डग, ड्रेनेज एंड सीवर लेट्स एंड रिवर एम्बैंक्ड, ठीक है। अब रिवर एम्बैंक मतलब वही पूरा लाइन्स बना, मतलब वो वॉल खड़ी कर दी, रिवर का एक रास्ता बना दिया, फिर उस तरफ बिल्डिंग्स बना ली, इधर बिल्डिंग्स बना ली, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, रेलवे स्टेशंस बना लिए, रेलवे स्टेशंस, ठीक है ना। उसके बाद रेलवे लाइंस को सेटअप किया गया अच्छे से, और एक्सटेंड भी किया गया कि जो आज इस पॉइंट तक ही जाती थी ये रेलवे लाइन, वो अब एक्सटेंड होके यहाँ तक जाएगी, ताकि यहाँ से भी हम लेबर्स को और सामान को, प्रोडक्ट्स को ले आ पाए, और मार्केट, यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर कर पाए, ठीक है, और इस एरिया को मार्केट भी बना पाए, ठीक है। ऐसे ही करके क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, ओके। नाउ द नंबर ऑफ वर्कर्स employed in the transport industries doubled in 1840s and doubled again in the subsequent 30 years। अब 30 साल का जो ये स्पेस दिया है, 30 साल का जो ये पीरियड फेज दिया है, आप खुद सोचो कि डबल, और फिर उसके बाद एक और बार डबल हो रहा है, मतलब 4 हो रहा है, राइट। तो 4 टाइम्स चीजें बढ़ रही हैं, तो सोचो क्या लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ होगा और क्या लेवल का ये सारे टेक्नोलॉजीज को यूज करके डेवलपमेंट हुआ होगा, गेटिंग इट। तो दिस पीरियड 1840s के टाइम पे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन में रिवील होता है, चेंज होता है, और फिर इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगे जब एक्सपेंशन होता है, तो वी सी दैट एम्प्लॉयमेंट इज गेटिंग इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जब आप नए प्रोजेक्ट्स लाओगे तो एम्प्लॉयमेंट आएगी। आज जब गवर्नमेंट बोलती है ना कि हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और जब गवर्नमेंट ये बोलती है ना कि हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाले हैं, तो वो इसी के तहत होता है, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना कि हमारे स्टेट में, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, बढ़ाओ, इसको एक्सपैंड करो, तो किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी कंपनी को, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट, कि वो लोग क्या करेंगे, अब इसमें एम्प्लॉय होके
कुछ काम करेंगे, उसको मेंटेन करने का काम की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो ट्रांसपोर्ट वाली इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉयमेंट था वो बूम कर जाता है, ठीक है, क्योंकि रेलवे, बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन सब कुछ बन रहे थे। गेटिंग इट? तो ये चीज यहाँ पे है, इतना हमें समझना है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है और इस तरह से ही हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हैंड लेबर और स्टीम जो पावर है, इन दोनों पावर को बैलेंस करके रखा। दोनों की ही अपनी अपनी इंपॉर्टेंस थी और दोनों ने ही अपने अलग अलग लेवल पे प्रोडक्शंस को बढ़ाया। जहां एक तरफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा इंप्रूव हुआ, वहीं टेक्नोलॉजी ने भी अपना जोर बनाया, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और इसे और डिटेल में पढ़ना हो तो फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।